जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम डॉक्टर नगीन के हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी आप देख रहे हैं कि जब आधुनिक काल शुरुआत करते हैं तो आधुनिक काल एक ऐसा समय था जिसमें लगभग सारी विधाओं पे कुछ ना कुछ लेखन शुरू हो गया था। क्योंकि इससे पूर्व आप देखेंगे तो विधाओं में उतना लेखन नहीं था। आधुनिक काल ने चाहे नाटक हो, कहानियों हो, उपन्यास हो, एक द्वार खोल दिया था। और उसी कड़ी में जब हम उपन्यास विधा की चर्चा करते हैं तो भारतीय युग में जिन लेखकों का नाम हमें याद आना चाहिए कि हाँ, इन लोगों ने भी उपन्यास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उन्हीं में से आप देखेंगे यहाँ पे भारतीय युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा मिली कहाँ से? यानी हमारे यहाँ पे जो भी बांग्ला में लिखा गया है, मतलब देखिए उपन्यास विधा तो हम बहुत अच्छे से आपको प्रेमचंद रामचंद्र तिवारी का जो गद्य साहित्य इतिहास है, उसमें तो पूरा कंप्लीटली आपको करा रहे हैं, 16-17 घंटे के उसमें उपन्यास कंप्लीट विधा को करा रहे हैं। लेकिन जब संक्षेप में हमने सामान्य परिचय के तहत जानकारी दी थी, तो भी हमने बताया था कि कैसे उपन्यास को हम प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के तहत बाँट कर देखते हैं। लेकिन रामचंद्र तिवारी की किताब और डॉक्टर नगीन की, तो डॉक्टर नगीन को पूरा कवर करना था, तो इन्होंने संक्षेप जानकारी दी है। लेकिन जब आपको गद्य की विधा के लिए पढ़ना होगा, तो जो मेरा चल रहा है ना रामचंद्र तिवारी जी का सीरीज़, उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, तो बांग्ला। हमारे यहाँ पे बांग्ला से जो है प्रेरणा मिली थी और अंग्रेज़ी के उपन्यासों से प्राप्त ये हुआ है। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन मानता है परीक्षा गुरु को? तो शुक्ल जी मानते हैं और इसके लेखक रहे हैं श्रीनिवास दास जी। और यहाँ पे देखिए परीक्षा गुरु जो है 1882 में आया था और इसको शुक्ल जी मानते हैं कि हाँ, ये पहला मौलिक ढंग से, वो भी अंग्रेजी में पहला मौलिक उपन्यास है। इसके पूर्व आप देखेंगे तो श्रद्धाराम फुलौरी ने भागवती लिखा था। इन्हें 1882 में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा। लेकिन इससे पहले की बात करें तो श्रद्धाराम फुलौरी, और श्रद्धाराम फुलौरी ने लिखा कौन-सा? ये यहाँ पे 1877 में बताया गया कि श्रद्धाराम फुलौरी ने भागवती लिखा था। यानी परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया, लेकिन श्रद्धाराम फुलौरी ने भागवती का टाइम बताया था 1877। वो भी इस शीर्षक से बोला कि लघु सामाजिक उपन्यास इन्होंने लिखा था। और जो भागवती है, भागवती की रचना के पूर्व बंगला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। तो परीक्षा गुरु का 82 में है, भागवती तो सबसे शुरुआत ही माना गया। यहीं से ना अपना उपन्यास शुरुआत माना जाता है। यानी 1877 से श्रद्धाराम फुलौरी ने भागवती लिखा था, तो प्रेमचंद का पूर्व जो समय का लेखन था, वो यहीं से शुरू होता है। और 1918 में जब ये सेवा सदन प्रेमचंद जी लिख देते हैं, तब से ये माना जाता है कि प्रेमचंद जी का युग शुरू हो गया है। तो भागवती ही पहला वो था, इसके बाद 82 में आपका परीक्षा गुरु आता, ये तो अपने सिलेबस में भी लगा हुआ है। भागवती की जो रचना है उसके पहले जो होता था कि अपनी हिंदी में इस तरीके से जो है उपन्यास नहीं था। तो भागवती की रचना के पहले जो बांग्ला में सामाजिक ऐतिहासिक दोनों प्रकार के अच्छे उपन्यास लिखे जा चुके थे। हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना अगर देखें शुरुआत के पूर्व, तो बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद से लोकप्रिय हुआ। यानी वहाँ पे जो लिखे जाते थे, जो अच्छे उपन्यास थे, उसका अनुवाद कर लिया जाता था। हिंदी की भारतीय युगीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत की कथा साहित्य के अपने यहाँ का जो उपन्यास है, उस पे किसका प्रभाव पड़ा है? तो ये संस्कृत की कथा साहित्य और बाद के नाट्य साहित्य का प्रभाव पड़ा है। साथ ही बंगला उपन्यासों की छाया भी देखने को मिलती है। और इस युग के उपन्यासकारों में अगर देखेंगे तो लाला श्रीनिवास दास का समय देखें तो 1851 से लेके, यानी अगर इनका समय लगभग देखें तो कब से, तो 1851 से लेके अगर आप समय को देखने लगेंगे तो लगभग इन्होंने बताया कि 1887 तक आप देख सकते हैं। तो ये उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास जी का समय है, किशोरी लाल गोस्वामी का दिया है, फिर बालकृष्ण भट्ट जी का दिया है, ठाकुर जगमोहन सिंह का, राधा कृष्ण दास जी का, लज्जाराम शर्मा जी का, देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी। तो ये आप यहाँ पे क्रम से देख सकते हैं कि बांग्ला उपन्यासों में श्रीनिवास दास, किशोरीलाल, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन, राधाकृष्ण, और सभी का यहाँ पे समय भी दिया है कि कौन-कौन से नाटककार जो है उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। और वैसे भारतीय हिंदू काल में देखिए जो नाटक का केंद्र वस्तु होता था, किन विषयों पे लिखा जाता था, उसमें सामाजिक भी था, ऐतिहासिक भी था, तिलस्मी अय्यारी भी था, जासूसी और रोमानी उपन्यास भी थे। और ये परंपरा आगे चल के कहते हैं ना कि द्विवेदी युग में ज़्यादा ही विकसित और पुलकित भी हुआ। आलोच युग के सामाजिक उपन्यासों में जैसे भागवती है, परीक्षा गुरु है, इनके अलावा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रहस्य कथा करके है, तो ये रचनाएँ भी थी। नूतन ब्रह्मचारी जिसे ये क्या नाम है, रहस्य कथा का बता रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने जो रहस्य कथा नाम लिखा था, ये लगभग अगर आप देखें तो 1879 के लगभग बता रहे हैं कि हाँ, इतने के आस-पास था। और नूतन ब्रह्मचारी का समय देखेंगे तो 1800
लेके 86 के आसपास हो गया, और 100 अजान एक सुजान करके है, तो वो भी अगर देखेंगे तो 1800 लेके 92 के आसपास हो गया। हालाँकि इसको बहुत डिटेल से हमने उस पे कराया है, आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे तो संक्षेप में ले लेते हैं क्योंकि किताब पूरा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगे कि छूट रहा है कुछ। हाँ, तो राधा कृष्ण दास जो है, इन्होंने निसहाय हिंदू लिखा था। निसहाय हिंदू भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1890 निसहाय हिंदू का समय दिया है। और लज्जा राम शर्मा ने धूर्त रसिकलाल लिखा, तो 1890 दिया है। और स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी करके 1899। और किशोरी लाल गोस्वामी का त्रिवेणी व सौभाग्यवती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी उपन्यासों का लक्ष्य है समाज की कुरीतियों को एक तरीके से सबके लाभ सामने लाना और विरोध करना, आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना। ये सभी उपन्यास उद्देश्य के साथ लिखे गए हैं, और लेखकों ने प्राय प्रारंभ में ही अपना उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया है। सामाजिक उपन्यास की तुलना में आलोच युग में ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं। इस क्षेत्र में किशोरी लाल गोस्वामी का नाम ही उल्लेखनीय योग है, किंतु उनके लौंग लता जो उपन्यास है, इसके बारे में बता रहे हैं कि 1890 में ऐतिहासिक उपन्यास की मर्यादा देना उचित नहीं है। वस्तुतः इस ऐतिहासिक उपन्यास की आकांक्षा की पूर्ति बंकिम के ऐतिहासिक उपन्यासों के अनुवादों में देखने को मिलता है। आगे करके तिलस्मी अय्यारी, तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में अगर देखें तो देवकीनंदन खत्री, तिलस्मी अय्यारी में खत्री जी का आता, और खत्री जी का भी देखिए चंद्रकांता। अब खत्री जी के चंद्रकांता का बता रहे हैं कि 1800 वही लगभग 82 में, और चंद्रकांता संतति। तो इसके बारे में देखिए खूब खंडन मंडन सारा प्रेमचंद जी ने किया था कि कैसे जो है, जब लेखन में शुरुआत में अपने यहाँ उपन्यास का विषय वस्तु रखा गया, उसमें यथार्थ की बातें की भी नहीं गई। तो जो तिलस्मी अय्यारी होता था, बड़ा मनोरंजक कौतूहलपूर्ण ऐसी रचनाएँ लिखी जाती, बड़ा पढ़ा भी जाता था मनोरंजन से। चंद्रकांता पे तो एपिसोड वगैरह भी आप देख लेंगे। चंद्रकांता संतति फिर उसके बाद आता है, बहुत ज़्यादा सब चाव से पढ़ते हैं। और फिर ऐसे ही जासूसी उपन्यास तिलस्मी है, उसमें नरेंद्र मोहिनी है, वीरेंद्र वीर करके है, कुसुम कुमारी है, ये सब भी आता है। और हरे कृष्ण जौहर का एक कुसुमलता करके, ये भी उसी में आता था। ये सब जितने भी उपन्यास हैं ना, प्रेमचंद जी से पूर्व में आते हैं। सामान्य जनता इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। रहस्य, रोमांच यही सब, लेकिन ये नहीं होता था कि समाज की कड़वी सच्चाई, जैसे आप प्रेमचंद जी का जब पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक आचार-व्यवहार दिखता है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, गोदान है ना? उसमें लोगों के विषय वस्तु को उठाया गया, पर ये सब तो मतलब मनोरंजन पूर्वक थे, ऐसा करके सकते हैं। इसमें जैसे प्रेमी राजकुमार अपने हरफन मैला एआर की सहायता से तिलस्म तोड़ता है। ये तिलस्मी एआर बड़ा जैसे जासूसी टाइप में होता था। और तिलस्मी उपन्यासों में एक चंद्रकांता संतति ऐसी धूम मचाई थी कि इसको पढ़ने के लिए न जाने कितने लोगों ने, उर्दू जीवियों ने चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए हिंदी सीख लिया। इस युग के जासूसी उपन्यासकारों में एक गोपाल राम गहमरी थी, वो भी बहुत मतलब उनका नाम ही देखिए, उपन्यास कितने जासूसी होते थे, जैसे अद्भुत लाश, गुप्तचर, ये सब। गहमरी जी ने भी भारतीय हिंदू युग के अंतिम चरण में ही शुरू किया था लिखना, बस शुरुआत में नहीं लिख रहे थे, अंतिम चरण मतलब 1900 के आसपास। और लगभग इतना नहीं, 200 जासूसी उपन्यास तो सिर्फ गहमरी जी लिख डाले। किंतु ज़्यादातर लोग उपन्यास द्विवेदी युग की सीमा पे लिखे गए, और जासूसी उपन्यासों में क्या होता था, घटनाएँ, रहस्य रंजित, किंतु उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय बनाने की चेष्टा भी लोग करते। और रोमानी उपन्यासों में अगर आप देखें तो ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न हो गया। इनमें श्यामा ब्राह्मण कुमारी और श्यामा सुंदर क्षत्रिय कुमार की प्रेम कथा का स्वच्छंद शैली में चित्रण है। इन उपन्यासों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त धारा था, वो उन सामाजिक उपन्यासों का है जिनका श्रीकरण आप देखते हैं कि परीक्षा गुरु से है। अन्य उपन्यासों का महत्व इतना ज़्यादा है कि उनसे सामान्य जनता में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी। इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक थे किशोरीलाल गोस्वामी जी, और गोस्वामी जी ने सच में मानवीय प्रेम के अलग-अलग पक्षों को सबके सामने रखा। पुस्तक जीवन के यथार्थ को कला में ढालने वाले उपन्यासों की रचना का वातावरण अभी नहीं आया था। इस शैली का आरंभ आगे चलकर द्विवेदी युग में हुआ। आलोच युग में बांग्ला और अंग्रेजी से उपन्यासों के अनुवाद की ओर भी ध्यान गया। सर्वाधिक अनुवाद आपको बांग्ला भाषा में देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ वहीं से आ रहा था। जैसे वो लोग बांग्ला वाले अंग्रेजी से प्रेरित थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो राज था, वो आप देखेंगे भारत में ज़्यादा वही बंगाल था, है ना? क्योंकि बंगाल में सारी चीज़ें, धन संपदा सब कुछ थी, तो अंग्रेज वहाँ बसे। अब अंग्रेजी जो है अपने उपन्यास जो भी उनके नॉवेल होते हैं इंग्लिश में होते हैं, वहाँ से प्रेरित होके बांग्ला में लिखा गया, बांग्ला से हिंदी में आया। इसलिए आलोचक में देखेंगे कि बांग्ला और अंग्रेजी से उपन्यासों के अपने यहाँ पे अनुवाद हुए जो अच्छे थे। सबसे ज़्यादा तो आपको बांग्ला भाषा में ही देखने को मिलेंगे। 19वीं सदी के बाद में जो है बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और इसके बाद रमेश चंद्र दत्त हैं, तारकनाथ गांगुली हैं, दामोदर मुखर्जी हैं। इनके उपन्यास बहुत लोकप्रिय होते हैं। ये सब बांग्ला के ही हैं, चाहे बंकिम चंद्र जी हों, रमेश चंद्र, तारकनाथ और दामोदर। इन सब का आप जब यूजीसी नेट का वो आपके सिलेबस में आवारा मसीहा करके है ना, हाँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी, ये सभी लोगों का नाम वहाँ पे आता है, क्योंकि वो सब बांग्ला साहित्य से ही बहुत ज़्यादा वो है फेमस है, तो इसलिए वहाँ पे नाम आता है। प्रमुख अनुदित उपन्यासों की अगर तालिका देखें तो देखिए अपने यहाँ पे
जो उपन्यास अनुवाद किए गए, जैसे रमेश चंद्र दत्त का, इनका बंग विजेता था। और अपने यहाँ के जो गदाधर सिंह थे, इन्होंने दुर्गेश नंदिनी तो बहुत प्रसिद्ध है बंकिम चंद्र जी का, तो बंकिम चंद्र जी का दुर्गेश नंदिनी और रमेश चंद्र का था बंग विजेता। तो गदाधर सिंह ने जो है इसको अनुवाद किया। हाँ, लगभग वही अनुवाद किया। रानी युगलांत्री प्रताप नारायण मिश्र ने किया। दामोदर मुखर्जी का मृण्मयी करके है, तो अपने यहाँ के गोस्वामी जी ने किया। स्वर्ण कुमारी दीप निर्वाण नाम से हरित नारायण जी ने किया। इन कृतियों के अलावा भी जैसे रामकृष्ण वर्मा है, उन्होंने चित्तौर चातकी, कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला और प्रमिला करके, जया तथा मधुमालती, गोपाल राम गहरी का चतुर चंचला, भानुमति, नय मावू, ये सभी अनुवाद किया था। गैमरी जी ने प्रायः भाव अनुवाद की पद्धति अपनाई। भावनाओं को किस तरीके से अनुवाद में किया जाए। वस्तुतः उपन्यास और नाटक इन दोनों क्षेत्र में बांग्ला साहित्य की श्रेष्ठता तत्कालीन हिंदी लोगों को मान्य थी कि हाँ, वो लोग बहुत ही अच्छा काम करें, बहुत तगड़ा लिखते हैं। वे हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए बांग्ला साहित्य का सहारा लेना जरूरी समझते थे। इस संदर्भ में बालकृष्ण भट्ट और माधव प्रसाद मिश्र के कथन भी सामने द्रष्टव्य है। बंग भाषा में अगर देखिए, बंगाल की भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रवृत्ति सस्ता उपन्यास एक से बढ़कर एक थे और बातों बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुंचे। वैसे ही नाटक और उपन्यास में भी जो रिक्तहस्ता हिंदी ने बांग्ला के सदापूर्ण भंडार से केवल उपन्यास शब्द को ही ग्रहण नहीं किया, वरन जिसका बहुत सारा उपकरण भी ले लिया। ये निर्विवाद है कि बांग्ला उपन्यासों से हिंदी लेखकों को रचना संस्कार के साथ ही राष्ट्रीय जागरण का आलोक भी मिला। अन्य भाषाओं में अंग्रेजी, मराठी और उर्दू से भी कुछ स्फुट अनुवाद हुए। अंग्रेजी के किसी गंभीर उपन्यास के अनुवाद की सूचना नहीं मिलती। पुरोहित गोपीचंद, कौन है पुरोहित गोपीनाथ, इन्होंने वीरेंद्र शीर्षक से एक वीर रसयुक्त किंतु श्रृंगार रस प्रधान उपन्यास को किसी अंग्रेजी उपन्यास के छायानुवाद के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार गोपाल राम गहमरी ने किसी विलायती कहानी का निचोड़ लेकर गुप्तचर शीर्षक उपन्यास जो है वो लेके आए। मराठी से पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा नामक उपन्यास का अनुवाद स्वयं देखिए भारतेंदु जी ने स्वयं भी किया था। जैसे मराठी से था पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, तो इनका अनुवाद स्वयं भारतेंदु जी ने किया। उर्दू से ऐसे था रामकृष्ण वर्मा ने संसार दर्पण करके किया। अमला वृत्तांत माला, ठग वृत्तांत माला, पुलिस वृत्तांत माला, ये सारे जो है बहुत ही कौतूहल वाले थे और सबका अनुवाद किया गया। रही बात कहानी की, तो कहानी के क्षेत्र में देखेंगे आलोच युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। कहानियों के नाम भी जो भी प्रकाशित संग्रह हुए उनमें जैसे मुंशी नवल किशोर, तो मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित कहानी का नाम मनोहर कहानी करके, तो मनोहर कहानी का यहाँ पे क्या नाम दिया गया 1880 में मनोहर कहानी। और इसी तरीके से संकलित 100 कहानियां हैं इसमें। अंबिका दत्त व्यासकृत कथा कुसुम कलिका करके, राजा शिव प्रसाद सिंह इनके द्वारा वामा मनोरंजन करके, चंडी प्रसाद। तो जब कहानी के क्षेत्र में आते हैं तो वही कहते हैं ना कि कहानियों के नाम पर भी प्रकाशित जो संग्रह है उसमें मुंशी नवल किशोर द्वारा कहानी का नाम मनोहर कहानी करके है। और मनोहर कहानी में आप देखेंगे कि 100 कहानियां हैं। अंबिका दत्त के द्वारा कथा कुसुम कलिका करके है, राजा शिव प्रसाद सिंह ने वामा मनोरंजन करके है, चंडी प्रसाद सिंह कृत हास्य प्रदान करके है। वे लोक प्रचलित तथा इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीति या हास्य प्रदान कथाएं भी ली गई, जिन्हें तत्कालीन लेखकों ने स्वयं लिखकर या लिखवाकर संपादन करके प्रकाशित करा दिया था। वैसे कहानी के नाम पर जिन स्वप्न कथाओं का उल्लेख किया गया है वे वस्तुतः कथात्मक निबंध ही है। शुरुआत में देखिए बेसिकली जो भी ये लिखा जाता था कहानी ना, वो यथार्थ परक तो होता नहीं था। समाज की सच्चाई का उद्घाटन तो करते नहीं थे ये लोग, बस ये था कि जिसे समाज में आदर्शवाद को स्थापित करना उसके लिए लिखते थे। तो ये जैसे कथा कहानी होता नहीं, कथात्मक पद्धति में लिखते थे। बाद में यथार्थ जीवन की बातें आने लगी कहानी में। और कहते हैं कि भारतेंदु हों और बालकृष्ण भट्ट हों, इनकी जो स्वप्न कथाएँ, कहानी और निबंध के बीच रचनाएँ, कहानियों की शुरुआत में अभाव में उस समय पाठक क्या होते थे, छोटे-छोटे लघु उपन्यास पढ़ते थे। जैसे मध्यकालीन में प्रेम कथा के बारे में अगर देखें, उसका गद्य रूपांतरण में वैताल पच्चीसी है, सिंहास बत्तीसी है ना, ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद शुक्ल जी ठीक ही ये लिखते हैं कि अंग्रेजी की जो महीने की पत्रिका आती थी, मासिक पत्रिका, तो अंग्रेजी की जो मासिक पत्रिका होती थी उसमें जैसे छोटी-छोटी आख्यायिकाएँ या कहानी निकला करती थी, वैसे ही कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी। और जब वहाँ पे अपने बंग भाषा में इसी को जो मासिक पत्रिका था वहाँ पे जो आख्यायिकाएँ निकलती, तो अपने यहाँ ये बांग्ला में गल्प कहते और फिर ये कहते कि ये जो गल्प के रूप में हम कह रहे हैं, ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भावव्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। द्वितीय उत्थान की सारी विशेषताओं का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। तात्पर्य ये है कि सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व आधुनिक कलात्मक हिंदी कहानियों का अस्तित्व था ही नहीं। इसके बाद हम निबंध विधा की बात करें, तो निबंध के क्षेत्र में क्या हुआ, निबंध के संबंध में कह रहे हैं, भारतीय युग में अगर सबसे अधिक सफलता अगर मिला है ना, तो भारतीय युग में सबसे अधिक सफलता मिला है निबंध लेखन में।
निबंध लिखने में सबसे ज्यादा सफलता मिला। कैसे? निबंधों का संबंध पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़ा हुआ था। लेखों के सामने अनंत विषय होते थे, राजनीति, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जूनिया, ये सभी विषयों पर विचार प्रकट करते हुए भारतेंदु के लेखों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य को खूब, हाँ ये चीज हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में कुछ लेखन में हुआ नहीं हो, लेकिन एक चीज है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया था निबंध विधा में। खुद स्वयं जो है भारतेंदु जी ने ही किया था। निबंधों का संबंध पत्र-पत्रिकाओं से होता था। लेखकों के सामने बहुत ही विषय भी होते थे, चाहे राजनीति का मुद्दा हो, समाज सुधार हो, धर्म हो, आध्यात्म हो, आर्थिक दुर्दशा हो, अतीत का गौरव हो, यहाँ तक कि महापुरुषों की जीवनी है, इन सब पे भी। और भारतेंदु के लेखकों ने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध साहित्य को खूब समृद्ध भी किया। वस्तुतः अन्य गतिविधाओं में विचारों को सीधे व्यक्त करने की छूट नहीं होती, जबकि वही चीज़ अगर निबंध में लिख दें, तो निबंध में आप जो है शैली की आकर्षण एवं कथन की भंगिमा के वैशिष्ट्य को बनाए रखकर भी किसी भी विषय पे आप लिख सकते हैं। मतलब विचारों को प्रस्तुत करना होता है। निबंधों का आरंभ जो है भारतेंदु से ही मानना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस गद्य विधा को और भी विकसित किया, यानी शुरुआत भारतेंदु जी से मानिए, लेकिन ये कहिए कि निबंध विधा को अगर बढ़ाने का काम किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप जी ने। आचार्य शुक्ल ने तो इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन कहा। किसको कहा? भट्ट जी को कहा कि ये स्टील है। भट्ट मतलब भट्टी में तपना, स्टील, और एडिशन मतलब मिश्र। इसमें संदेह नहीं कि भट्ट और मिश्र जी हिंदी के सही में सच्चे आत्मव्यंजक निबंधकार थे। जैसे निबंध के तौर पे आत्मव्यंजक निबंधकार के तौर पे कौन जाने जाते हैं? ये दोनों लोग। भारतेंदु युग में और भी निबंधकार थे, स्वयं भारतेंदु जी थे, इनके अलावा जो है प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण प्रेमघन थे, लाला श्रीनिवास दास गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, ये सभी निबंधकार के तौर पे इनका किसी न किसी पत्र पत्रिका से संबंध था। और भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण चौधरी ने आनंद कादम्बनी, श्रीनिवास दास ने सदादर्श सदादर्श यानी 1800 अगर देखेंगे तो 74 में शतदश, और राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु का संपादन किया। अतः भारतेंदु के निबंध मुख्य रूप से मासिक और पाक्षिक पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुए। इनका उद्देश्य उपदेश, उद्बोधन, आवन, व्याख्या, व्यंग, हास आदि अनेक माध्यमों से जनता को शिक्षित और प्रबुद्ध करना था। भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, भाषा, साहित्य, इन सब में लिखा, जिनमें से अनेक में व्यंग्य शैली का अद्भुत आकर्षण मिला। इनके यात्रा वृत्तांत और ऋतुवर्णन संबंधी निबंध अधिक सजीव हुए। प्रताप नारायण मिश्र के लिए विषय की कोई सीमा नहीं थी। यानी देखिए, मिश्र जी ने तो ऐसा भी किया कि ऐसे ऐसे चीजों पे लिखा जिसपे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। जैसे उन्होंने धोखा, खुशामद, आप, बात, दात, भौ, नारी, मुझ, परीक्षा, हाँ, दा, समझदार की मौत, मनोयोग, इन पे लिखना शुरू किया। भारतेंदु की भांति उनका उद्देश्य भी जनता को जागृत करना था। फलतः उन्होंने देश की दुर्दशा का चित्र खींचकर सभी क्षेत्रों में सुधार किया। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के सर्वाधिक समर्थ निबंधकारों में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जिनको स्टील कहा जाता है। उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्होंने समसामयिक समस्याओं पर जम के लिखा। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो जैसे धोखा है, खुशामद है, आप, बात, दात, भौ, मुझ, मरीक्षा, हा, दा। अब सोचिए, हा और दा पे समझदार की मौत, मनोयोग, इस पे लिखने वाले अगर प्रताप नारायण जी हैं, तो ऐसे ही आप कहें कि भारतेंदु की भांति उनका उद्देश्य भी जनता को जागृत करना था। और यहाँ पे आप भट्ट जी को देखेंगे, तो ये भारतेंदु के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार के तौर पे, क्योंकि इन्होंने सामयिक समस्याओं पे जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्रियां, उनकी शिक्षा, राजा प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा, प्रकाश, और हमारे नए जो सुशिक्षित है, सुशिक्षितों में वो परिवर्तन, देश सेवा, है ना, महिला स्वातंत्र, ये सभी भी विषय बनाए गए। इनके अलावा मनोभाव तथा भाषा और साहित्य संबंधी विषयों पर भी इन्होंने लिखा। उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंध वे हैं जिनमें विषय की उपेक्षा करके उन्होंने अपने को व्यक्त किया। ईश्वर भी क्या ठठोल है, जैसे इन्होंने लिखा। भट्ट जी ने विचार किया सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंध में उनके क्या हैं, तो विषय की उपेक्षा करके उन्होंने ये व्यक्त किया कि ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून, खटका। ये निबंध आत्मव्यंजना की प्रधानता के कारण अधिक आकर्षक बन पड़े। प्रेमगन के निबंध भी अधिकतर सामयिक विषयों पर टिप्पणी के रूप में रहे। वैसे प्राकृतिक उपकरणों पर भी उन्होंने काव्यात्मक शैली में निबंध लिखे। अन्य निबंधकारों का महत्व इस रूप में है कि उन्होंने भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप मिश्र के पथ का अनुसरण करते हुए तत्कालीन सांस्कृतिक जागरण को व्यापक पटल दिया। शैली की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो प्रत्येक निबंधकार की शैली के व्यक्तित्व भेद से अलग अलग है, किंतु समानता सुविधा की दृष्टि से विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, यानी जितने तरीके से निबंध हो सकते हैं, विचार प्रधान, भाव प्रधान, वर्णन का विवरण, कथात्मक, इतिवृत्ता, वृत्तात्मक, अनुसंधात्मक, कोई भी शैली, अभिव्यक्ति की ऐसी कोई भंगिमा थी ही नहीं जिसका आरंभ इस युग में ना हुआ हो। सच तो ये बात है कि आगे चलकर द्विवेदी युग में निबंधों के क्षेत्र में किसी नवीन परंपरा का सूत्रपात हुआ ही नहीं। तो भारतीय युग के निबंधों की सबसे बड़ी खासियत क्या रही?
जो भारतेंदु जी के समय में जिन लोगों ने भी लिया, उनके माध्यम से प्रकट होने वाला व्यापक राष्ट्रीय जागरण। हाँ, ये साहित्य विधा तत्कालीन जीवन चेतना से सीधे जुड़ी थी। तो ऐसे में देखें, भारतेंदु जी के जो निबंधकार हैं, वो जितने सजग थे, सजगता के साथ उतना उपन्यासकार या नाटककार थे भी नहीं। तो विशिष्ट उपलब्धि रही, ये आप कह सकते हैं। और निबंध के साथ हमेशा देखिए कि निबंध के साथ आपको आलोचना भी पढ़ना होता है। और यहाँ पे आलोचना के क्षेत्र में यदि देखेंगे, तो भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का शुरुआत भी अगर देखें ना, तो कैसे हुआ? पत्र-पत्रिका लिखने से। उस समय कोई भी चीज़ पत्र-पत्रिका से ही होता था। जो चर्चित पत्र-पत्रिकाएँ होती थी, उसमें वो चीज़ें लिखी जाती थी। आधुनिक आलोचना का अगर अच्छा उदाहरण देखने को कहें कि इस काल में मिलता है, तो कहते नहीं। हिंदी प्रदीप एक ऐसा पत्र उस समय हुआ करता था। हिंदी प्रदीप के बारे में बताएँ कि लगभग 1877 से वही शुरू हुआ था। लगभग 1900 हाँ, 20 तक चला भी। एक ऐसा पत्र था जो कह सकते हैं कि गंभीर आलोचनाएँ प्रकाशित कर रहा हो। कौन? हिंदी प्रदीप वाला। हिंदी प्रदीप पत्रिका वो गंभीर आलोचनाएँ प्रकाशित करता था। पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा के रूप में प्रकाशित होने वाले आलोचनाओं के अलावा इस युग में 3 प्रकार की आलोचना का अस्तित्व भी मान सकते हैं। एक रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ की परंपरा में लिखित सैद्धांतिक आलोचना था, एक ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में टीकाओं के रूप में था, एक इतिहास ग्रंथ में, यानी 3 तरीके से बताया। रीतिकालीन और इसके बाद ब्रज भाषा और खड़ी बोली में, इतिहास ग्रंथों में। प्रथम वर्ग के तहत पिंगल, अलंकार, रस, नाटक, संपूर्ण काव्यशास्त्र इन सभी विषयों पर लक्षण ग्रंथ की रचना की गई। उदाहरण स्वरूप ज्वाला स्वरूप कृत रुद्र पिंगल करके है। इसके अलावा उमराव सिंह कृत छंद महोदधि, जगन्नाथ प्रसाद मनुकृत छंद प्रभाकर और जगन्नाथ रत्नाकर कृत घनाक्षरी नियम रत्नाकर इस युग में रचित उल्लेखनीय पिंगल ग्रंथ है। इसी प्रकार लक्ष्मीराम कृत रावणेश्वर कल्पतरु, बिहारी लाल के द्वारा अलंकार 10, मुरारी दीन कविराज कृत जसवंत जसोभूषण आलोच्य के महत्वपूर्ण अलंकार ग्रंथ है। रस ग्रंथों में इसी तरीके से आप देखेंगे तो कृष्णलाल के द्वारा रसा सिंधु विलास, साहब प्रसाद सिंह के द्वारा रस रहस्य और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर, ये से भी उल्लेखनीय है। रस कुसुमाकर में लक्षण स्वच्छ खड़ी बोली गद्य में दिए गए, इसलिए रस शास्त्र के स्पष्ट और सुबोध ज्ञान के लिए ये भी ग्रंथ महत्व का है। और संपूर्ण काव्य जो शास्त्र है उसको दृष्टि में रखकर लिखे गए लक्षण ग्रंथों में जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर करके ये उल्लेखनीय है। अब ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको नाट्य शास्त्र से संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति देखने को मिलेगा। किससे? नाट्य शास्त्र से रिलेटेड। उसमें भारतेंदु जी का नाटक है। और भारतेंदु जी का नाटक कौन सा है? तो अगर आप देखें यहाँ पे 1883 में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतेंदु जी ने स्वयं जो है आलोचना में कह रहे हैं कि एक नाटक इनका है, और उसकी खासियत ये है कि इन्होंने प्राचीन जो नाट्यशास्त्र उसकी जानकारी कराने के उससे और उस युग को विशेष में ध्यान रख के जो जटिल शास्त्रीय नियम है उनसे छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इन लक्षण ग्रंथों से 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। एक तो इस बात के सूचक है कि किसी भी युग में शिक्षित जनता की मनोवृत्ति का प्रभाव समानांतर कई धाराओं में हो सकता है। आलोच युग में एक ओर जहाँ पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित एवं समाज कल्याण की दृष्टि इसमें रख के पुस्तकों की समीक्षा हो रही है, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ पिंगल, नायिका भेद, रस निरूपण और अलंकार विवेचन में भी प्रवृत्त थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये लक्षित करने की है कि मात्र समाज को प्रभावित करने वाली कुछ बुरी बातों का उल्लेख कर देने से काव्य समीक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होता। जब तक शास्त्रीय सिद्धांत का पुनराख्यान करके उनकी कसौटी पर नवीन कृतियों की गंभीर एवं मार्मिक परख नहीं की जाती, तब तक शास्त्रीय सिद्धांतों की पुरानी परंपरा अलग घिसटती रहेगी। तो कोई बहुत ज्यादा वो इसमें पूरा लिखा गया है। फिलहाल आपको ये देखना कि जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी जाने वाली टीकाएं थी, उनकी परंपरा को कह रहे हैं कि आलोच युग के कुछ पहले ही, जैसे कुछ लोग जैसे सरदार कवि हैं। सरदार कवि ने क्या किया, इस चीज़ को जीवित रखा। टीकाएँ जो लिखी जाती थी, जैसे उनके द्वारा रचा गया जो है रचित कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी सस्सई, इन पे जो टीकाएँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। और बिहारी सस्सई पे तो जो लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका लिखा था, 1800 लगभग बताया गया है कि 1900 आस-पास, हाँ, 1800 के बाद कह सकते हैं कि 1819 के आसपास संशोधन करके यही दुर्गादत्त कवि ने भी 1800 लगभग वही बताया गया कि 34 में पुनः ग्रियर्सन ने 1893 में प्रकाशित कराई। ये टीका ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य में है। प्रभुदयाल पांडे ने भी 1893 में खड़ी बोली गद्य में बिहारी सस्सई की एक अच्छी टीका लिखी। इन टीकाओं में भी कहीं कहीं उत्तम एवं सूक्ष्म काव्य गुणों का संकेत मिलता है, इसलिए टीका पद्धति की व्याख्या को भी इसी प्रकार का आलोचना कहा जा सकता है। बाकी आलोच युग में 2 इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए। आलोच युग में जैसे शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज
और ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हो गया। इनमें से जो सेंगर है उनकी आलोचना पद्धति भी प्रशंसात्मक उक्तियों से भरा पड़ा है। एग्जाम्पल के लिए देव कवि के संबंध में सरोजकार ने लिखा है कि शब्दों में ऐसी समाई कि कहाँ उनमें प्रशंसा की जाए। इस प्रकार वाक्यों के अलावा जो कुछ भी कहा जाए वो सब प्रायः सूचना मात्र है। ग्रियर्सन ने अवश्य कुछ कहने की चेष्टा की होगी, किंतु उनके कथन भी व्यक्तिगत उद्गार मात्र है। अतः आलोच्य युग के इतिहास ग्रंथों में दिए गए कवि परिचयों में आलोचना के तत्व नहीं के बराबर है। लिखा गया भले ही, लेकिन आलोचना देखिए हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा लिखा गया ना, तो अपने आप में अगर तरीके से कहे कि कोई चीज कंप्लीट है तो कंप्लीट तो नहीं था। ये चीज ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा अगर सब कुछ लिखा जा रहा है तो अपने आप में कंप्लीट थोड़ी होगा। वस्तुतः जो भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहें कि आलोचना क्या सच में आ गया था भारतेंदु युग में ही, तो कहीं बीज रूप में, जैसे धीरे से बीज हो और धीरे धीरे वो वृक्ष बनेगा, तो सब कुछ शुरुआत ही हो रहा था। तो हर एक चीज तो भारतेंदु युग में शुरुआत में ही था। वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम किसका आता है, तो लेखनी नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृतबंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बनी में की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त, इन्होंने इस परंपरा को और आगे ही बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं भी उस समय तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हैं, किंतु उनका कृत्य तो बहुत कुछ द्विवेदी युग की सीमा में आता है। सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय युग में आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात तो हो गया था, किंतु उस समय के समीक्षकों में न तो सूक्ष्म काव्य सौंदर्य विधायक तत्वों को पहचानने की क्षमता थी, न रचना में निहित जीवन मूल्यों को संदर्भ तत्वों से जोड़कर व्याख्यायित करने की शक्ति। अब गद्य साहित्य में तो और भी विधाएं हैं ना, सिर्फ उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना यही तो नहीं है, और भी चीजें हैं। जैसे गद्य साहित्य में जो प्रमुख और प्रचलित विधाओं में आजकल देखें जिनको हम गौड़ मानते हैं, प्रमुख के तौर पे तो उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, आलोचना हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं और भी जो लिखी जा रही हैं उनमें, जैसे जीवनी साहित्य। तो क्या जीवनी साहित्य भी लिखा जाने लगा था आधुनिक युग के भारतेंदु जी के समय में? तो ये कहते हैं कि शुरुआत तो भारतेंदु युग के ही समय में हो गया, कि क्योंकि उस समय जो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने विक्रम, कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और मुगल बादशाह, मुसलमान महापुरुष तथा लॉर्ड मेयो रिपन प्रभृति अंग्रेज जो शासक थे, उनसे जुड़ी जीवनियाँ लिखी, जो चरितावली, बादशाह दर्पण, उदयपुर उदय और बूंदी का राजवंश नामक ग्रंथों में संकलित है। ये सब किसकी बात हो रही है? कि भारतेंदु युग ने जीवनी में जीवनी विधा में भी लेखनी चलाई और जीवनी के बारे में बताया भी कि इन्होंने कैसे जो है विक्रम, कालिदास, रामानुज, शंकराचार्य इन सब पे भी लिखा, और इनकी एक रचना बादशाह दरबार, उदयपुर उदय, बूंदी का राजवंश, इन सब में इन्होंने लिखा। कहीं पे विषय अनुकूल, कहीं पे भावानुकूल भाषा शैली का प्रयोग भी किया। कहाँ पे व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को लिखना, कहाँ क्या लिखना है। और भारतेंदु युग की जीवनी लेखों में जो है, उस समय की जूनी लेखों में कहते हैं कि कार्तिक प्रसाद खत्री ने अहिल्याबाई का जीवन चरित, छत्रपति शिवाजी का जीवन प्रसिद्ध। तो उसी समय कार्तिक प्रसाद खत्री भी आते हैं जिन्होंने अहिल्याबाई पे, छत्रपति शिवाजी पे और मीराबाई का, इन सब का लिखा। और काशीनाथ खत्री ने हिंदुस्तान का अनेक रानियों का जीवन चरित और भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों का जीवन चरित इसको रचा। रमाशंकर व्यास की उल्लेखनीय कृति क्या रही? तो रमाशंकर ने लिखा नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित। इस युग के सर्वप्रसिद्ध जीवनी लेखक देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। उन्होंने क्या किया? महाराजा मानसिंह कछवाले अमीर का जीवन चरित लिखा, राजा मालदेव का जीवन चरित, उदय सिंह महाराज, अकबरनामा, राणा भीम, जसवंत सिंह, ये सभी ऐतिहासिक जीवनियां लिखकर जीवनी साहित्य को समृद्ध किया। राधा कृष्णदास जो है, इन्होंने आर्य चरितमित, बप्पा रावल, इनके अलावा श्री नागरीदास जी का जीवन चरित, कवि और बिहारी लाल का चरित, सूरदास जी का, तो सब लोगों ने तो लेखनी चलाई। जैसे गोपाल राम शर्मा शास्त्री हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद जी हैं, ये गोकुलनाथ शर्मा जी हैं, बलभद्र अंबिका दास, इन लोगों ने भी लिखा। जैसे कोई जैसे दयानंद दिग्विजय, आर्य चरितमृत, हरिदास गुरनामी, श्री देवी जो है सहाय करके, स्वामी दयानंद महाराज का जीवन चरित और स्वामी भास्करानंद से संबद्ध स्वामी चरितमृत नामक जीवनी ग्रंथ लिखा गया। इनमें से जो आर्य चरितमृत है, बांग्ला से अनुवाद किया गया। हिंदी जीवन साहित्य के विकास में विदेशी मिशनरियों ने भी पर्याप्त योगदान दिया। विक्टोरिया महानी का वृत्तांत, सिकंदर महान का वृत्तांत आदि पुस्तकें ईसाई मिशनरियों के प्रयत्न स्वरूप ही प्रकाशित हुए। यानी यहाँ पे अपने यहाँ पे ईसाई मिशनरियाँ बड़ा काम कर रही थी हिंदी को प्रचार प्रसार करने में। ये पढ़ा भी है ना कि विशेष योगदान इन लोगों का था। इन लोगों ने काफी जो है हिंदी को बढ़ाया। हालांकि ये लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कि किस तरीके से हमको एजुकेशन को बढ़ाना है, उसके केंद्र में इनका क्या होता था, उनको ये चीज होता था कि हमको अपने एजुकेशन को जो है लोगों तक पहुंचाना है।
किंतु भारतीय द्विगीन जीवन साहित्य का समग्र रूपेण मूल्यांकन करने पे ये कहा जा सकता है कि परिमाण की दृष्टि से अत्यल्प न होने पर भी इस युग के जीवनी साहित्य में प्राय ना तो परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा प्रयोग परिलक्षित होता है और ना चित्ताकर्षक शैली मिलती है। ऐसे ही जब हम यात्रा वृत्त की बात करते हैं तो यात्रा वृत्त लेखन की दिशा में भी भारतीय युग के अनेक लेखकों ने योग दिया। भारतीय हरिश्चंद्र ने यात्रा वृत्त विषयक अपनी रचनाएं लिखी, जो कवि वचन सुधा के बारे में कहें तो लगभग यहाँ पे 1871 से लेके 1800 कितना बताया गया तो 1879 के आसपास इतने अंकों में समय समय पर प्रकाशित होते रहा कवि वचन सुधा के बारे में। इनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, तो देखिए यात्रा वृत्तांत में भी कह रहे हैं कि भारतीय युग के अन्य लेखकों ने योगदान दिया था। अब कवि वचन सुधा जो है, तो कवि वचन सुधा के बारे में बताया कि हाँ 1871 से शुरू हो गया और इसके बाद 1879 तक ये चलता रहा, समय-समय पे अंक आते रहे। इनमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और फिर बालकृष्ण भट्ट जो है मिश्र जी हैं, इन लोगों ने भी लिखा। अब बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण ने जैसे गया यात्रा, बिलायत यात्रा ये लिखा। जो क्रमशः हिंदी प्रदीप के मार्च और 1800 हिंदी जो प्रदीप है उसके मार्च तथा नवंबर वाले अंक में प्रकाशित हुआ। इस युग में आपको यात्रा वृत्त संबंधी जो कृतियाँ पुरस्कार रूप में प्रकाशित हुई वो भी देखने को मिलता है। इनमें श्रीमती हरदेवी, भगवान दास वर्मा, दामोदर शास्त्री, तोताराम वर्मा, कल्याण चंद और बिगु मिश्र द्वारा क्रमशः रचित लंदन यात्रा, लंदन का यात्री, मेरी पूर्व दिग यात्रा और मेरी दक्षिण दिग यात्रा, ब्रज विनोद, बद्री केदार यात्रा तथा ब्रज यात्रा ये सभी आते हैं। श्रीमती हरदेवी ने बंबई से लंदन तक की जहाजी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया, तो भगवान दास वर्मा ने तुलनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए लखनऊ और लंदन की समानताएं प्रकट की। दामोदर शास्त्री ने भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में की गई यात्राओं को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत किया। मेरी दक्षिण दिग यात्रा में यात्रा वर्णनों को हिंदी में लिखने के बाद पुनः संस्कृत में लिखा गया। कल्याण चंद तथा विगु मिश्र ने अपनी यात्राओं के वर्णन के लिए गद्य के स्थान पर पद का प्रयोग किया। भारतीय द्वीप में लिखी गई यात्रा भी संबंधी रचनाओं के अध्ययन अनुशीलन के अनंतर ये कहना उचित होगा कि विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है, यानी लंदन को ज्यादा सब लिख रहे थे। फिर कहते हैं कि ज्ञान का साहित्य भी था। कैसे? आलोच युग में लिखी जो ज्ञान का साहित्य है वो परिचयात्मक है। वो बता रहे हैं कि इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित इन सब पे भी छोटा-छोटा लिखा गया कुछ ना कुछ। और उस समय ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि थोड़ा बहुत ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में अपने आस-पास का जो है उसको पढ़ें। बाकी ये लोग केंद्र में तो वही अपना ही रख रहे थे, अंग्रेजी को ही। तो इस प्रकार संगीत, धर्म और दर्शन जो है, ये ज्ञान के साहित्य को भी टारगेट किया गया, वो बढ़ाया गया। जैसे अपने ये कह सकते हैं कि जो भारतेंदु जी का समय था, उस समय जैसे इतिहास ग्रंथों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, तो इन्होंने इसीलिए लिखा इतिहास तिम्मनासक। यूजीसी नेट में पूछा गया था कि इतिहास तिम्मनासक किसका है, तो ये शिव प्रसाद ने लिखा इतिहास संबंधी। ऐसे पूरनचंद मुंशी हैं, तो उन्होंने पूरनचंद मुंशी ने लिखा एक पत्र का नाम अवध समाचार। ये इतिहास से रिलेटेड चीजें लिखी गई। खुद हरिश्चंद्र जी ने लिखा बूंदी का राजवंश। देवी प्रसाद ने क्या लिखा, आमेर के राजा करके, तो ये सब क्या है, इतिहास से रिलेटेड है। देवी प्रसाद मुंसिफ ने आमेर के राजे करके, मारवाड़ के प्राचीन लेख करके, फिर महाराज सिंह का इतिहास बुंदेलखंड उल्लेखनीय है। इन लेखों में देवी प्रसाद मुंसिफ में इतिहास लेखन की वास्तविक प्रतिभा थी, किंतु वे उसका पूरा रूप मतलब कि लिखने को तो ये लोग लिख दिए, कोई इतिहास तिमिनासक लिख रहा है, कोई बूंदी का राजवंश लिख रहा है, कोई आमेर के राजे लिख रहा है, कोई मारवाड़ के प्राचीन लेख लिख रहा है। लेकिन खासियत ये है ना कि ये ध्यान देने वाली बात है कि विदेशों का इतिहास लिखने की प्रवृत्ति आगे चलकर द्विवेदी युग में और दिखता है। और इसमें ऐसा नहीं कि सबके अंदर प्रतिभा है। जैसे यहाँ पे बताया कि देवी प्रसाद मुंशी में इतिहास लिखने की वास्तविक प्रतिभा तो थी, पर वो प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। और फिर राजनीति में, तो वैसे तो राजनीति के संबंध में कहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ तो नहीं लिखा गया था। हाँ, केवल 2 कृतियाँ थी, एक राजनीति करके श्रीनिवास दास ने लिखा था राजनीति के क्षेत्र में, और देवीदास कृत राजनीति का उल्लेख, तो दोनों लोगों ने राजनीति नाम से लिखा था। श्रीनिवास ने वही चीज़ें लिखा था 1800 लगभग 69 के आसपास तक, और देवीदास ने राजनीति का उल्लेख किया था। किंतु ये पुस्तक भी प्राचीन पद्धति पर लिखा गया था। भूगोल आलूष्य काल में समानता भूगोल संबंधी कुछ अत्यंत प्रारंभिक स्तर की पुस्तकें देखने को मिली, फिर भी लक्ष्मी शंकर मिश्र की प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका, राजस्व प्रसाद सितारे हिंद की भूगोल हस्तामलक इंपॉर्टेंट है। देखिए, लक्ष्मी शंकर मिश्र ने प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका करके लिखा। फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनकी भूगोल हस्तामलक है। भगवान दास वर्मा की पश्चिमोत्तर तथा अवध का भूगोल और ज्वालानाथ नागर का जगत दर्शन करके है। ललित कलाओं के संदर्भ में भारतीय द्वीप में मात्र संगीत शास्त्र संबंधी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं। सौरेंद्र मोहन ठाकुर, तो जो सौरेंद्र मोहन ठाकुर है इनकी गीतावली, गोपाल दास की संगीत सप्ताढ़ तरंग, भक्त रांग जो थे इनके राग राग रत्नाकर, मणिराम का सितार चंद्रिका और राजा फतेह सिंह वर्मा की राग प्रकाशिका इस दिशा में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। भक्त दर्शन
यानी भक्ति, दर्शन और धर्म। इन क्षेत्रों में देखें तो वैज्ञानिक पद्धति पर विवेचन करने वाले कौन थे? यानी धर्म पे लिखना, दर्शन और भक्ति पे। तो ये भारतेंदु युगीन लेखों ने प्रस्तुत तो नहीं की, उनकी मूल प्रेरणा प्रायः सांप्रदायिक प्रचार तक थी। सर्वाधिक प्रचार आपको स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलेगा। किसमें? सबसे ज्यादा प्रचार स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का हुआ था भक्ति के क्षेत्र में। और भी था, जैसे श्रद्धाराम फुलौरी जी ने लिखा आत्मचिकित्सा, बल्लभाख्यान करके लिखा था गोपाल दास जी ने। और फिर कृष्णचंद धर्माधिकारी कृत ज्ञान प्रदीप लिखा, कृष्णदास कृत ज्ञान प्रकाश लिखा, परमार्थ चिंतन विधि आत्माराम जी महामुनि कृत जैन तत्वादर्श, रामाकंद सरड़ ने प्रेम सुधा रत्नाकर। हालांकि देखिए ये सब ऐसा लगेगा कि ये रचनाएं क्यों पूछेंगे, पर पूछ लिया जाता है। स्वामी दयानंद का तो सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट है ही। बाकी देखिए श्रद्धा फुलौरी का जो भागवती के अलावा देखिए इन्होंने भक्ति में लिखा तो आत्मचिकित्सा करके लिखा। गोपाल ने जो है गोपाल दास ने लिखा बल्लभाख्यान। ज्ञान प्रदीप जो है किसने लिखा? कृष्णचंद ने। कृष्णचंद ने, धर्माधिकारी ने ज्ञान प्रदीप लिखा। ज्ञान प्रकाश किसने लिखा? कृष्णदास ने। तो एक कृष्णचंद हो गए, एक कृष्णदास हो गए। इन्होंने ज्ञान प्रदीप लिखा, उन्होंने ज्ञान प्रकाश लिख दिया। और हरिदास कृत, इनका तो देखा ही नहीं। हरिदास जी ने परमार्थ चिंतन विधि लिखा, आत्मराम जी महामुनि जैन तत्वदर्श लिखा, और रमाकांत सरड़ कृत प्रेम सुधा रत्नाकर। ये जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट रचनाएं नहीं है, बल्कि यहीं से आजकल पूछता है जहाँ पे ध्यान नहीं जाता। ऐसे जब चिकित्सा संबंधी भारतेंदु युग के समय में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी गई, तो चिकित्सा संबंधी रचनाएं भी लिखी गई। अब जैसे कह रहे हैं कि चिकित्सा शास्त्र के संबंध में अगर बात करें, तो चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में आलोचित में आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी तीनों ही था। आयुर्वेद संबंधी ग्रंथों में जनार्दन भट्ट कृत वैदकृत और श्री कृष्ण शास्त्री की चिकित्सा धातुसार, दो रचनाएं हो गई। आलोचित में आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी तीनों के संबंध है। आयुर्वेद संबंधी ग्रंथों में जनार्दन के द्वारा वैदकृत, श्री कृष्ण शास्त्री के द्वारा चिकित्सा धातुसार, एलोपैथी में ब्रजलाल कृत शस्त्र चिकित्सा, अच्छी पुस्तक। पशु चिकित्सा संबंधी डॉक्टर शिव चंद मैथ की पुस्तक पशु चिकित्सा भी उस युग को देखते हुए महत्वपूर्ण कृति है। इसी प्रकार केदारनाथ चटर्जी की होम्योपैथिक सार भी था। विज्ञान में देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में गणित संबंधी की पुस्तकें ज्यादा लिखी गई, ज्योतिष और उनके संस्कार से संबंधित, इसलिए इस क्षेत्र में भी कुछ अच्छे प्रयास किए गए। इसके अलावा अगर देखें तो आदित्य भट्टाचार्य कृत बीज गणित, शिवचरण लाल कृत क्षेत्र मिति प्रकाश, नवीन के द्वारा स्थिति तत्व और गति तत्व, सुधाकर द्विवेदी द्वारा चलन कलन, समीकरण मीमांसा दो भाग में आया था, ये सभी भी थी। और इनके अलावा इन क्रम में देखें तो महेंद्र भट्टाचार्य का पदार्थ पर्शन, लक्ष्मी शंकर मिश्र का पदार्थ विज्ञान विटप, ये सभी भी था। और पत्र पत्रिकाओं पे तो काफी काम हुआ था। ये चीज कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं पे बहुत काम हुआ था। मतलब भारतेंदु जी से पहले अगर देखें तो पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा था, लेकिन उसमें वो चीजें नहीं थी। और जब से जो है सीधे खड़ी बोली आ गया था, तो खड़ी बोली जन जन की आवाज बनता था, तो वो सब तक पहुंचता था। इसलिए आप देखेंगे इस समय जो है सभी लोगों ने पत्र पत्रिकाएं पढ़ना शुरू कर दिया था। उन दिनों कहते कि जन जागरण का केंद्र कलकत्ता नगर था, यानी जन जागरण के केंद्र के रूप में कलकत्ता नगर होता था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ माना गया था कि वहीं से होता था, कलकत्ता से। कलकत्ता देखिए हमने वैसे ही बताया था, उसके पीछे क्या था, सारे ब्रिटिशर्स की निगाह तो वहीं पे थी। हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत भी वहीं से हुआ। पहला उत्थान अगर आप देखेंगे तो लगभग वही 1826। हाँ, पहला उत्थान जो है 1826 से 1800, यहाँ पे कितना बताया गया, 1826 से अगर मांगे तो 1826 से हो गया, 1800 यहाँ से 67 करके, हाँ इतना हो गया, 1826 से 67 का दौर मान लो। तो जो कि पत्र पत्रिकाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं आपको, जैसे उद्दंड मार्तंड साप्ताहिक कलकत्ता, बंगदूत करके साप्ताहिक कलकत्ता, प्रजामित्र साप्ताहिक कलकत्ता, बनारस अखबार साप्ताहिक बनारस, ऐसे नाम से सिटी के उससे निकलता था, कलकत्ता बनारस है ना। और साप्ताहिक कलकत्ता, फिर मालवा अखबार, साप्ताहिक मालवा, सुधाकर पत्रिका थी, साप्ताहिक काशी था, बुद्धि प्रकाश था, और फिर समाचार सुधा वर्षर था, दैनिक कलकत्ता था, प्रजा हितैषी था, तत्वबोधिनी भी था उसी समय, बरेली, ज्ञान प्रदायिनी और मासिक लाहौर, वृतांत विलास, मासिक जम्मू, ये सभी तो थे ही। इस प्रकार जो पहला उत्थान था उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर साप्ताहिक पत्रों का ही प्रकाशन हुआ। इस काल में पत्र पत्रिकाओं को उद्देश्य जनता में जागरण और सुधार की भावना दोनों को ही उत्पन्न करना था। अन्याय का प्रतिकार भी अपनी सीमाओं में ये पत्र पत्रिकाएं करती थी। बहुसंख्यक पत्रिकाएं दो दो या तीन तीन भाषाओं में निकलती थी। इनमें प्रयुक्त हिंदी भाषा टूटी फूटी और अपरिमार्जित भी थी। भारतेंदु का स्थान हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्यतम था। उन्होंने हिंदी के प्रत्येक अभाव को दूर करने की भरपूर चेष्टा की।
कवि वचन सुधा के प्रकाशन से लेके भारतेंदु के अस्त होने तक हिंदी पत्रकारिता का विकास का दूसरा उत्थान था। मतलब ये पत्र पत्रकारिता में देखें तो भारतेंदु का स्थान कहते हैं हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ऊंचा था। हिंदी के प्रत्येक अभाव को दूर करने की भरपूर चेष्टा की इन्होंने। कवि वचन सुधा के प्रकाशन से जब से ये छपना शुरू हुआ तब से लेके भारतेंदु के अस्त होने तक हिंदी पत्रकारिता के विषय का दूसरा उत्थान पूरा हो जाता। इस अवधि में हिंदी भाषा का रूप स्थिर और परिमार्जित हुआ, जागरण और सुधार की भावना का प्रसार हुआ। अनेक वर्ण और धर्म में जो विभाजित भारतवासी थे, उनके विषय को केंद्र में रखकर लिखा गया। क्रमशः पत्र पत्रिकाओं में गंभीर लेख भी निकलते थे, कुछ शुद्ध साहित्यिक भी होते थे और उनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार भी होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में प्रकाशित कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट इनके समय में पत्रिकाएं आती थी, ये पूछा जाता ना कि कौन सी पत्रिका मासिक है, कौन सी नहीं है, कौन किसकी है। तो इनके ज़माने में कहते हैं कि भारतेंदु युग के समय में अगर आप देखेंगे, तो जैसे कवि वचन सुधा मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक 3 प्रकार से होते हैं। तो महीने में निकले, पक्ष में निकले, सप्ताह में निकले। तो कवि वचन सुधा मासिक है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है। काशी और जगत समाचार, साप्ताहिक आगरा, सुलभ समाचार, ये सब उस समय निकलते थे। कवि वचन सुधा, काशी, जगत समाचार, साप्ताहिक आगरा करके, सुलभ समाचार, साप्ताहिक कलकत्ता, बिहार बंधु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ था। तो ये सब निकलता था। वचन सुधा है, काशी, जगत समाचार और जो है बिहार बंधु, मासिक बांकीपुर करके, चढ़ादी चंद्रिका, साप्ताहिक बनारस, हरिश्चंद्र मैगजीन, मासिक बनारस, बाला बोधनी, मासिक बनारस, भारतेंदु, साप्ताहिक अलीगढ़, काशी पत्रिका, साप्ताहिक काशी, हिंदी प्रदीप, मासिक इलाहाबाद, कायस्थ समाचार, मासिक इलाहाबाद, आर्य मित्र, मासिक बनारस, उचित वक्ता, साप्ताहिक कलकत्ता, भारत सुदर्शन, प्रवर्तक, फर्रुखाबाद, सार सुधा निधि, तो फर्रुखाबाद नाम से भी निकलता था। इतना ही नहीं और भी दिया है। क्षत्रिय पत्रिका, मासिक बांकीपुर, आनंद कादम्बरी, मासिक मिर्जापुर, भारतेंदु, वृंदावन, देवनागरी प्रचारक, ब्राह्मण, मासिक कानपुर, काशी समाचार, साप्ताहिक काशी, हिंदू, मासिक लाहौर, कान्यकुब्ज प्रकाश, लखनऊ, हिंदुस्तान, ये सभी थे। हिंदी पत्रकारिता का जो तीसरा उत्थान अगर आप कहेंगे कि सबसे शुरू हो जाता है तो यही है 1886 से 1900 के बीच में। और लगभग 200 से ऊपर छोटी बड़ी हिंदी पत्र पत्रिकाएं फिर देखने को मिलती हैं। इनमें हिंदी भाषा की शक्ति एवं लोकप्रियता का बोध तो होता ही है, देशव्यापी जन जागरण भी होता है। यहाँ पे कुछ पत्र पत्रिकाएं आपको दी गई हैं। तीसरे में अगर देखें तो जैसे आर्यावर्त है, साप्ताहिक कलकत्ता है, रहस्य चंद्रिका है और इनका समय भी बताया कि जैसे आर्यावर्त है तो आर्यावर्त का अगर आप देखेंगे तो 1887 के आसपास है ना। और साप्ताहिक कलकत्ता है, रहस्य चंद्रिका पत्रिका निकलता था, पाक्षिक बनारस, हिंदी बंगवासी, साप्ताहिक कलकत्ता, नागरी नीरज तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इनको फैक्ट वाले में भी हम करा रहे हैं। साहित्य सुधा निधि है, मासिक काशी है, श्री वेंकटेश्वर समाचार, विद्या विनोद निकलता, मासिक बांकीपुरी, नागरी प्रचारी, त्रैमासिक, समस्या पूर्ति, बांकीपुरी, रसिक पत्रिका, साप्ताहिक कानपुर, उपन्यास। मतलब एक तरीके से आपको ये बताया गया कि देखो इतनी पत्रिकाएं निकलती थी, ये सुना होना चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम जो तथ्य सीरीज लेकर आपको चल रहे हैं बीच बीच में, जो गाइड से है उनसे करवा दे रहे हैं। ये तो एक बार आप देख ही रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं मतलब हिंदी गद्य साहित्य वाला जो रामचंद्र तिवारी जी का कराएँगे, तो उसमें तो हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में है। तो जैसे आपका उपन्यास खत्म होगा तब कहानी शुरू होगा, ऐसे-ऐसे सारी विधाएँ शुरू होंगी। तो उसमें तो हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया गया, वहाँ पे ध्यान से सुनना है आपको। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि गद्य शैली का विकास देखें तो आलोच युगीन गद्य शैली पर 3 दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। एक तो भाषा की मूल जाति जो प्रकृति उसको परख कर उनका सामान्य स्वरूप स्थिर करने की दृष्टि, क्रमशः परिष्कृत, परिमार्जित, सशक्त और प्रौढ़ होने की दृष्टि। तो गद्य शैली एक भाषा की मूल जाति, क्रमशः परिष्कृत, परिमार्जित, सशक्त और प्रौढ़ होने की दृष्टि और एक लेखकों की व्यक्तिगत रुचि क्या लिखने में है, तो उसी के आधार पर गद्य शैली आगे बढ़ता चला गया। जहां तक रही बात भाषा के सामान्य स्वरूप का, तो ये निर्विवाद है कि उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थिर किया जा चुका था। इस संबंध में शुक्ल जी ने लिखा था, जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलने वाली जनता को जो है गद्य के लिए खड़ी बोली का जो है एक प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया। भाषा के स्वरूप का प्रश्न रह नहीं गया, प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप भी स्थिर हो गया। भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली के गद्य के स्वरूप निर्माण के भी 3 आधार दिए गए हैं, जिनमें मुख्यतः हिंदी के तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, दूसरा उर्दू फारसी के लोक व्यवहार में प्रचलित चीजें, आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के मूल स्रोत से शब्दों को ग्रहण करने की नीति। बाकी जो भी बाद में आया ना उन लोगों ने भी फॉलो किया उस चीज को। तो आपको भारतेंदु युग के लेखक जो है दिखाकर खिलाकर या स्थान पे दिखाए खिलाए ऐसे लिखते थे।
तो ये चीज़ है कि मतलब जो आपको लोक प्रचलित बोलियाँ वगैरह मिलेंगी, तो हिंदी भी मिलेगा तो तद्भव प्रचलित शब्द मिलेंगे, उर्दू, फ़ारसी के लोक व्यवहार, मतलब जो लोगों को समझ में आए ऐसे इसके लिए उस चीज़ों को करते थे। हाँ, कहीं-कहीं ये लोग व्याकरण विरुद्ध प्रयोग भी कर देते थे, जो आप जागरण सुधार काल में द्विवेदी युग के आगमन के बाद वो चीज़ सरस्वती पत्रिका में देखते हैं बड़ा तेज़ी से व्याकरण अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ये लोग तो मतलब यहाँ पे भारतेंदु युग में तो शुरू ही हो रहा था, तो बहुत सारी अशुद्धियाँ होती थी, तब भी शुरुआत में तो कुछ भी गलत ही होता है, धीरे-धीरे सही होता चला जाता है। तो क्रमशः हिंदी हिंदी गद्य जो है समय के साथ मँचता चला गया और फिर लोगों की अभिव्यक्ति क्षमता भी बढ़ गई। व्यक्तित्व भेद से उत्पन्न भंगिमा वैशिष्ट की दृश्य देखा जाए तो प्रत्येक लेखक की निजी शैली रही है। भारतेंदु की शैली व्यवस्थित और सजीव थी। भारतेंदु जी का गद्य उनकी मना प्रवृत्ति का परिचय है, तो उनका क्षोभ, आक्रोश, हास, परिहास, व्यंग। शुक्ल जी ने उनकी गद्य शैली के 2 रूप भी दिखाए हैं, एक भावावेश शैली, एक तत्व निरूपण शैली। उन दोनों शैलियों के अलावा विचार प्रधान शैली, व्यंग विनोद शैली, उद्बोधन शैली, ये सभी भी हैं। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल भी आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक शैली का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, झूठे, 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 झूठे ही विश्वासघातक। ये जाति के ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम बाबा रामदास जी था। तो ऐसे जो है लेखन में चीज़ें आती थी, वो चीज़ दिखाया गया है। फिर बात करते हैं कि जो बालकृष्ण भट्ट है उनकी शैली में खरापन है। क्योंकि वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे बालकृष्ण भट्ट जी और जीवन भर उन्होंने सच्चाई के लिए संघर्ष किया। किसने? भट्ट जी ने। फलस्वरूप समाज की विकृतियों को देखकर वे खींच उठते, इसलिए उनकी शैली में कहीं-कहीं बीज और चिड़चिड़ापन भी है। संस्कृत के पंडित होने पर भी उन्होंने हिंदी की प्रकृति को पहचाना था। किसने? भट्ट जी ने। और अनेक विषयों पर लेख लिखे, इसमें उन्हें शैली वैविध्य भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया भी है कि कैसे लिखा है, दूर-दूर के लोग यही समझते होंगे कि रौनक में इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई, तो ये शुरुआती दौर की बात बता रहे हैं। ऐसे ही जब प्रताप नारायण मिश्र का आप लेखन देखेंगे, तो बड़े मनमौजी किस्म के आपने देखा हा, धा, बौ ऐसी चीज़ों पे लिखते हैं, तो बहुत मनमौजी तरीके से लिखते हैं। तो उनमें कटुता नहीं है, विनोदपूर्ण वक्रता और वैश्वाड़ी बोली दोनों ही मिलता है। देखिए विनोदपूर्ण वक्रता और भैंसवाड़ी बोली, उसको सहज रूप में आप देख सकते हैं। मिश्र जी गंभीर से गंभीर विषय को भी हास्य रंजित भाव से लिख देते हैं, तो इसलिए ग्राम्य कहावतें और मुहावरे को खुलकर प्रयोग में लाते हैं। जैसे ये देखिए, ले भला बताइए तो आप क्या है, आप कहे होंगे वाह आप तो आप ही हैं, पर कहाँ की आपदा आई, ये भी कोई पूछने का ढंग है। तो मतलब बोलने का तरीका भी ऐसे है कि वैश्वाड़ी बोली और विनोदपुर वक्रता के साथ। ऐसे ही बद्री नारायण चौधरी जो है भारतेंदु मंडल में आते हैं, तो इनकी जो शैली है सभी लेखों से कहते हैं कि अलग है प्रेमगन की। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने गद्य को जो है ना कलात्मक बनाने की चेष्टा की है। तो वाक्य बहुत लंबे हो गए हैं, भाषा से आस गढ़ी सी लगती है, उनमें कवित्व है लेकिन कैसे भाव को प्रकट करना वो चीज़ समझ में नहीं आता। इसलिए पद रचना के संस्कार आप देखिए तो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, धन्य धन्य उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन को कि जिसकी कृपावारी बंधु वर्षा से आनंद प्रमथ हो अचानक आज फिर ये मन मयूर उत्साह आलम्बन कर आनंद कादम्बनी के आनंद विस्तार। अब भैया इतना पढ़ते-पढ़ते पता लगा पूर्ण विराम यहाँ लगा। तो फिर आप साँस लेना भी भूल जाएँगे प्रेमचंद जी को पढ़ के। तो भारतेंदु युग के अन्य लेखकों में भी जैसे ठाकुर जगमोहन जी हैं, उनकी शैली में भाव उच्छ्वास और काव्यमयता का आकर्षण दोनों ही है। उनका गद्य तत्सम प्रधान एवं कलात्मक, उनकी प्रकृति वर्णन तो प्राचीन संस्कृत कवियों की स्मृति को जगा देता है। अब कहीं-कहीं अगर आप देखें जगमोहन सिंह को पढ़ते हुए तो उनकी भावुकता उतनी है। इनके अलावा श्रीनिवास है, तोताराम है, केशव भट्ट है, गोस्वामी है, अंबिका दत्त है, काशीनाथ खत्री हैं और राधा कृष्ण दास। सभी ने गद्य शैली के विकास में कम से कम उस विविध विधियों की अभिव्यक्ति में सक्षम बनाने में अपना योगदान दिया होगा। तो ओवरऑल हम मूल्यांकन करें ना तो भारतेंदु युग का क्या रहेगा यहाँ पे निकल के आएगा। हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में भारतेंदु युग के गद्य साहित्य का महत्व और मूल्य असाधारण है। इसी युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ। मध्यवर्गीय सामाजिक परिवेश में साहित्य रचना का जो रूप उभर के आता है, उसके केंद्र में अगर आप देखेंगे ना तो यही चीजें हैं। साहित्य सृजन की दृष्टि से अगर आप हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात मानेंगे तो ये तो भारतेंदु युग में ही होता है। चाहे वो विशेषता निबंध और नाटक को देखें तो दोनों विधाओं में लेखकों ने बहुत ज़्यादा सफलता पाई है। निबंध और नाटक में वो तो है ही क्योंकि स्वयं जो है भारतेंदु जी को पढ़ेंगे तो निबंध और नाटक उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और उपन्यासों में भी सामाजिक जीवन के स्पंदन का स्वर भी इस युग में सुनाई पड़ता है। सब मिला के भारतेंदु काल का जो साहित्य है वो व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया और भाषा के स्वरूप में भी आप देखिए अभूतपूर्व प्रगति हुई। गद्य में स्थिरता आया, है ना? इस तरह भाषा और साहित्य दोनों गति पकड़ लिए। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ये लोगों से कनेक्ट हो पाए। तो ऐसे में विविध क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग की परंपरा भी आगे बढ़ी। पहले ऐसा चीज़ था नहीं। किंतु ये भी ध्यान रखना होगा कि सारा मंथन सुप्त राष्ट्र के जागरण की भूमिका मात्र है। अब हिंदी गद्य साहित्य में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था जिसे लेकर हम संसार की उन्नत भाषाओं के सामने खड़े हो जाएँ। हाँ, ये था कि प्रयास तो शुरू हो गया था और साहित्यकारों का अदम्य उत्साह भी हिंदी के प्रति राष्ट्र और समाज का सेवा ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद जो है
आपका आगे का जो कड़ी शुरू होगा, वो यहाँ से जो शुरू होगा वो द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल। तो हम जल्द ही द्विवेदी युग को जो है समाप्त करेंगे। आपका ये पूरा एक बार डॉक्टर नगेंद्र के साहित्य के इतिहास को खत्म कर दें। शुक्ल जी में कुछ वीडियोज़ बचे हुए हैं, आई थिंक उसको हम जल्दी ही कंप्लीट करा के उसको भी कंप्लीट करा देंगे। बाकी ठीक है, आप लोग अपना साथ दिए रहिएगा, है ना? सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मतलब कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी चीज़ें होती हैं औपचारिकता बस उनको ज़रूर करते रहिएगा। आप लोग अगर सपोर्ट इस तरीके से दिखाते हैं तो फिर मेरा भी उत्साह होता है कि हम अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है उनको आप तक कैसे डिलीवर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।